जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ओम एग्ज़ाम प्रेप में। आज हम लोग पुनः उसी टीचिंग एप्टीट्यूड 2022 के प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यह पार्ट 3 है, जिसमें से हम लोग प्रश्न 21 से प्रश्न 30 तक देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 21 है, युवा किशोर अपने को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही, स्वतंत्रता की इच्छा। स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त करने के लिए किशोर युवा विद्रोह करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। किशोरावस्था वह समय है जब एक बच्चा वयस्कता की ओर बढ़ता है। इस दौरान उसमें आत्म पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी और स्वायत्तता, ऑटोनॉमी की तीव्र इच्छा होती है। वे चाहते हैं कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता मिले। जब माता पिता या समाज उन पर पुराने नियम थोपते हैं तो वे इसी स्वतंत्रता की इच्छा को साबित करने के लिए अक्सर विद्रोह का रास्ता अपनाते हैं। तो हम लोगों ने ये व्याख्या देखा प्रश्न का। अब व्याख्या देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का, यानी इससे संबंधित पूरा कंसेप्ट देखते हैं। पहला हमारा कंसेप्ट है तनाव और तूफान की अवस्था। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है स्टैनली हॉल ने। स्टार लगाइएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। एरिक एरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में किशोर खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूँ? हु एम आई? वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप। किशोर किसी आदर्श व्यक्ति जैसे कोई नेता, अभिनेता या खिलाड़ी को अपना हीरो मान लेते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं अमूर्त चिंतन। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चा उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है जो उसके आसपास नहीं है। तो यही अमूर्त चिंतन जीन पियाजे, याद रखेंगे। अब देखते हैं इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको। महत्वपूर्ण प्रश्न, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या मानी जाती है? तो 13, 12 या 13 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। और किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने कहा है। तीसरा है किशोरावस्था। तीसरा प्रश्न है, किशोरों में स्वचेतन यानी सेल्फ कॉन्शसनेस का क्या अर्थ है? उत्तर है दोस्तों इसका, हमेशा यह सोचना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसे काल्पनिक श्रोता भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उत्तर है हार्मोनल चेंज, हार्मोनल परिवर्तन। शैशवावस्था में पूरी तरह से निर्भरता माता पिता और परिवार पर होती है। बाल्यावस्था जो समूह और खेल की उम्र होती है। किशोरावस्था स्वतंत्रता, विद्रोह और पहचान की तलाश।
आगे है दोस्तों प्रश्न संख्या 22, इसको करने का प्रयास करेंगे। ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपुल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। किसने शुरू की? तो ये राजस्थान ने शुरू किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है राजस्थान, सी। लोक जुम्बिश परियोजना का अर्थ है शिक्षा के लिए जन आंदोलन। इसकी शुरुआत 1992 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण यानी SIDA के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और विशेष रूप से लड़कियों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा में सुधार करना। तो ये रहा लोक जुम्बिश परियोजना। जैसा कि मैंने कहा है दोस्तों, हम लोग पूरे विस्तार से किसी भी प्रश्न की व्याख्या करेंगे, तो आपको ऐसा ही पढ़ना चाहिए, मेरा तो ये सुझाव है। इसीलिए हम लोग आगे देखते हैं महत्वपूर्ण जो शैक्षिक योजनाएं हैं उनको। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के परिणाम स्वरूप किसने किया था? तो भारत सरकार, केंद्र सरकार ने किया था। इसके मुख्य बात क्या है? तो प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम भौतिक सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कम से कम 2 कमरे, 2 शिक्षक, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर और नक्शे। दूसरी योजना है मिड डे मील योजना। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में, लेकिन ये सबसे पहले 1960 के दशक में ही तमिलनाडु में शुरू की गई थी। तो पूछेगा वह राज्य जिसने सबसे पहले मिड डे मील योजना शुरू की कौन था? तो तमिलनाडु हो जाएगा। लेकिन मिड डे मील की औपचारिक रूप से घोषणा यानी इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा। मुख्य इसका जो नारा था वह था सेहत भी शिक्षा भी, तो इसे भी याद रखेंगे। मुख्य बात, सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन यानी इनरोलमेंट और उपस्थिति को बढ़ाना तथा उनके पोषण स्तर में सुधार करना। अब यह जो मिड डे मील है इसका नाम बदलकर PM पोषण कर दिया गया है 2018 में। तीसरी योजना है, स्टार लगाइएगा, इम्पोर्टेंट है, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में SSA कहते हैं। शुरुआत 2001 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यह शुरू किया गया था। नारा था इसका सब पढ़ें सब बढ़ें। मुख्य बात, तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देना। यह 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A को लागू करने का मुख्य साधन था। हम लोगों ने इससे विस्तार से देखा। चौथी योजना है शिक्षा कर्मी परियोजना। 1987 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया SIDA के सहयोग से, यानी स्वीडिश प्राधिकरण के सहयोग से यह शुरू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्य बात, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां नियमित शिक्षक नहीं पहुंच पाते थे वहां के स्थानीय युवाओं शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित कर स्कूल चलाना, यानी जहां तक शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं उन दूर दराज इलाकों में वहां के युवाओं को शिक्षित करके, स्थानीय युवाओं को शिक्षित करके स्कूली शिक्षा देना।
पांचवी महत्वपूर्ण योजना है महिला समाख्या कार्यक्रम। शुरुआत इसकी 1989 में हुआ था, 1989 में। किसने किया? शिक्षा विभाग, भारत सरकार के द्वारा किया गया। नारा, शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। मुख्य बात, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और किशोरियों को शिक्षित कर उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना। छठी और महत्वपूर्ण योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसे KGBV कहा जाता है। इसकी शुरुआत जुलाई 2004 में हुआ था भारत सरकार के द्वारा। मुख्य बात तो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय रेसिडेंटल उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना, ताकि वे अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। यानी यह एक आवासीय विद्यालय है। हम लोग इसका अब क्विक रिवीजन करते हैं। योजना, वर्ष, प्रणेता और मुख्य लक्ष्य। बुनियादी शिक्षा 1937 महात्मा गांधी। हस्तशिल्प और मातृभाषा में शिक्षा। लोक जुम्बिश, जो हमारा प्रश्न था, 1992 में शुरू, राजस्थान सरकार के द्वारा। शिक्षा के लिए जन आंदोलन था। पढ़ना बढ़ना 1999 मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। सामुदायिक भागीदारी से साक्षरता। चौथा है समग्र शिक्षा अभियान, 2018 में शुरू किया गया, मैंने पहले भी बताया आपको, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें SSA और RMSA को मिलाकर स्कूली शिक्षा का एकीकरण किया गया। SSA क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान। और RMSA क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाकर स्कूली शिक्षा का एकीकरण किया गया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। खाली स्थान के लिए बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। नहीं, याद रखिएगा। किसका उपयोग ब्लैक बोर्ड के लिए नहीं किया जा सकता? या ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता किसके लिए? तो पहला है किसी पैराग्राफ में सुधार, तो इसके लिए तो ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर सुधार कर सकते हैं, ये सभी को पता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। बी है सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाना, तो ये इसका सही हो जाएगा क्योंकि रिपोर्ट एक विस्तृत सूचना होती है, विस्तृत होता है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं। योजनाबद्ध आरेख दिखाना, ये भी कर सकते हैं, उत्तर नहीं होगा। तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश, तो सारांश भी हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन सूचना के आधार पर रिपोर्ट नहीं बना सकते ब्लैक बोर्ड पर, कठिन होगा। क्यों होगा? व्याख्या देखते हैं। उत्तर होगा सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाना। मेकिंग अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। देखिए व्याख्या है, ब्लैक बोर्ड एक दृश्य सहायक सामग्री विजुअल एड है जिसका उपयोग कक्षा में तत्कालिक शिक्षण और स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। हम लोग विश्लेषण करते हैं प्रश्नों का, जो ऑप्शंस थे उनका विश्लेषण करते हैं। पहला ऑप्शन था हमारा पैराग्राफ में सुधार। शिक्षक बोर्ड पर वाक्य लिखकर वाक्य या वर्तनी की गलतियां सुधार सकता है, तो इसीलिए इसका उपयोग किया जा सकता है सुधार के लिए। सी था हमारा योजनाबद्ध आरेख, जटिल चित्रों या फ्लो चार्ट को समझाने के लिए सबसे
सबसे अच्छा जो माध्यम है वह बोर्ड है, तो इसीलिए इसका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। यानी योजनाबद्ध आरेख के लिए बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तीसरा डी हमारा ऑप्शन था सारांश। पाठ के अंत में मुख्य बिंदुओं और तथ्यों के संबंधों को संक्षेप में लिखने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी ब्लैक बोर्ड का उपयोग रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं होता, क्योंकि रिपोर्ट एक विस्तृत और औपचारिक दस्तावेज यानी फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है, जिसे कागज़ या कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर पूरी रिपोर्ट लिखना ना तो व्यवहारिक है और ना ही यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो रिपोर्ट बनाना संभव नहीं है ब्लैक बोर्ड पर, ये कार्य नहीं किया जा सकता, ये कागज़ या कंप्यूटर पर तैयार किया जाता है। आगे कुछ बातें देखते हैं ब्लैक बोर्ड से संबंधित। ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट कौशल के महत्वपूर्ण डू एंड डॉट्स। लिखने का कोण क्या होना चाहिए? तो लिखने का कोण एंगल शिक्षक को बोर्ड पर लिखते समय छात्रों की ओर 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए, ताकि छात्र भी दिखे और बोर्ड भी। मिटाने का तरीका क्या होना चाहिए? तो बोर्ड को हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मिटाना चाहिए, ताकि जो खड़ियाँ हैं यानी जो चौक की धूल है वो छात्रों पर ना पड़े। अस्पष्टता, अक्षरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ छात्र भी उसे अच्छा से पढ़ सके, देख सके। तीसरा है, इसके बाद है दोस्तों रंगीन चौक। पहला तो लिखने का कोण 45 डिग्री का, दूसरा मिटाने का तरीका ऊपर से नीचे, तीसरा अस्पष्टता इतना कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ छात्र भी अच्छा से लिख सके, पढ़ सके, और चौथा रंगीन चौक। मुख्य शीर्षकों या जटिल चित्रों के अंगों को दर्शाने के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला है, ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का दाहिना हाथ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि यह सबसे सस्ता, सुलभ और प्रभावी दृश्य साधन है जो हर परिस्थिति में काम आता है। दूसरा प्रश्न है, बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो लेखन की स्पष्टता और शुद्धता। प्रश्न संख्या 3 है, श्यामपट कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है इसका कठिन बिंदुओं को दृश्य रूप में स्पष्ट करना और मुख्य तथ्यों का सारांश देना। आगे हम लोग देखते हैं TLM का अर्थ और उद्देश्य। TLM का मतलब क्या होगा? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचर लर्निंग मटेरियल छात्र के लिए और शिक्षक के लिए यह बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। वे साधन या सामग्रियां जिनका उपयोग छात्र को शिक्षक कक्षा में पाठ को सरल, रोचक और बोधगम्य बनाने के लिए करता है। शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के लिए पाठ को सरल, रोचक और बोधगम्य बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको ही साधन या सामग्री कहते हैं। शिक्षण साधन या सामग्री। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्थायी ज्ञान। पहला, अस्थायी ज्ञान, रटने की प्रवृत्ति को कम करना और समझ विकसित करना। दूसरा, रोचकता,
उबाऊ या कठिन विषयों जैसे गणित के सूत्रों या इतिहास की तारीखें को दिलचस्प तरीके से बताना। तीसरा है दोस्तों समय की बचत। लंबी व्याख्या के बजाय चित्र या मॉडल से जल्दी समझाना। चौथा सक्रियता। छात्रों की ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, हाथ को सक्रिय करना, ये इसके उद्देश्य हैं। आगे है TLM का मुख्य वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर। तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रश्न इससे पूछे भी गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स। देखकर सीखना। जिन सामग्रियों को छात्र केवल अपनी आँखों से देखकर समझते हैं, उदाहरण ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, चार्ट, मानचित्र, मैप्स, ग्लोब, मॉडल, प्रतिमान, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड आदि। प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टेड। ओपेक प्रोजेक्टर, एपीडियास्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये क्या है? प्रक्षेपित दृश्य सामग्री है। B है श्रव्य सामग्री। ऑडियो एड्स। सुनकर सीखना। जो सामग्रियाँ केवल कान के माध्यम से सूचना पहुँचाती है, यह भाषा और उच्चारण सुधारने के लिए श्रेष्ठ है। उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, जो कि भाषा सीखने का विशेष यंत्र है। C है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स। देखकर और सुनकर जिससे सीख सकते हैं। यह सबसे प्रभावी श्रेणी है क्योंकि इसमें मस्तिष्क के अधिक हिस्से में सक्रिय रहते हैं। जिसमें मस्तिष्क के अधिक जो हिस्से हैं वो सक्रिय रहते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री से अगर पढ़ाया जाए तो उदाहरण है टेलीविज़न, कंप्यूटर, LCD प्रोजेक्टर, फिल्में आदि। D है क्रियात्मक सामग्री, एक्टिविटी एड्स। करके सीखना। जब छात्र वास्तविक अनुभव प्राप्त करता है, उदाहरण ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, प्रयोगशाला में प्रयोग, संग्रहालय जाना आदि। तो ये क्या है? क्रियात्मक सामग्री है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है तो इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एडगर डेल का अनुभव शंकु क्या है? तो मनोवैज्ञानिक एडगर डेल ने बताया कि किस सामग्री से कितना प्रतिशत सीखा जा सकता है। इन्होंने कहा पढ़कर केवल 10% याद रहता है, सुनकर 20%, देखकर 30%, देखकर और सुनकर 50% याद रहता है यानी ऑडियो विजुअल एड्स। और स्वयं करके सबसे अधिक 90% याद रहता है और यही सबसे प्रभावी है। आगे है प्रश्न संख्या 24। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है। तो एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा देना, तो ये तो नहीं है। शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री देना, एक बार और देखते हैं दोस्तों ऑप्शन को फिर से। एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री देना, तो इसे
देखते हैं, ये आंसर हो भी सकता है। और भी ऑप्शन देखते हैं। शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री देना, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री। तो ये सबसे जो उपयुक्त है वो ऑप्शन ए ही है, और मैंने इसे गलत बोल दिया था, तो लेकिन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, इसका उद्देश्य, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए है, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने के लिए, तो केवल तो ये नहीं होगा, और शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री नहीं। पाठ्य पुस्तक जो है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो ये ए सही हो जाएगा, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। तो ऑप्शन ए सही है, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, टीचिंग मटेरियल बेस्ड ऑन द करिकुलम टू अ लर्नर। यानी पाठ्य पुस्तक है, वो पाठ्यक्रम है, वो हमेशा छात्र केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, ना कि शिक्षक केंद्रित। ये इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पहला, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है, क्या होता है मुख्य उद्देश्य। पाठ्यक्रम का सीमांकन। पाठ्य पुस्तक यह तय करती है कि एक निश्चित कक्षा के छात्र को एक साल में कितना और क्या पढ़ना है। यह पाठ्यक्रम सिलेबस को एक व्यवस्थित रूप देती है। पहला, स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी। पाठ्य पुस्तक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में भी घर पर खुद पढ़ सकता है, खुद से पढ़ सकता है। तथ्यों की एकरूपता। दूसरी, तथ्यों की एकरूपता। एक निश्चिति या यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्र एक मानक सूचना और तथ्यों को पढ़ रहे हैं। तो ये इसके उद्देश्य हो गए। अन्य विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, जैसे ऑप्शन बी और डी किसके लिए, शिक्षकों के लिए। शिक्षक के लिए पाठ्य पुस्तक केवल एक साधन है, टूल है, साध्य नहीं। एक आदर्श शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बाहरी उदाहरणों का भी प्रयोग करता है दोस्तों। ऑप्शन सी था परीक्षा के लिए। परीक्षा पाठ्यपुस्तक का एक परिणाम है, रिजल्ट है, हो सकता है, लेकिन पुस्तक का निर्माण केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की कैसी होनी चाहिए, उसकी विशेषता कैसी होनी चाहिए। पहला है बाल केंद्रित, भाषा सरल और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। दूसरा, रोचक, इसमें पर्याप्त चित्र, उदाहरण और गतिविधि एक्टिविटीज़ हो। तीसरा, व्यवहारिक, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली हो। और चौथा, त्रुटिहीन, यानी गलती नहीं हो, तथ्य और आंकड़े पूरी तरह सही हो। तो यह विशेषता एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में होती है, यह होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं पाठ्यपुस्तक के वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो पाठ्यक्रम का सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, यह बिखरे हुए ज्ञान को एक क्रम सीक्वेंस में बांधती है, ताकि छात्र को पता हो कि उसे कितना पढ़ना है। स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी का साधन, शिक्षक की अनुपस्थिति में भी छात्र घर पर अपनी गति से
अपनी गति से सीख सके। मानकीकरण, यह सुनिश्चित करना कि पूरे राज्य या देश में एक ही कक्षा के लिए सभी छात्र समान स्तर का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षण का आधार, यह शिक्षक और छात्र के बीच एक सेतु ब्रिज का काम करती है, जिससे कक्षा में चर्चा का एक निश्चित विषय रहता है। पुनरावृत्ति, रिवीजन, कक्षा में रिवीजन, परीक्षा में पहले पढ़ी हुई बातों को दोहराने के लिए यह सबसे भरोसेमंद स्रोत है पाठ्यपुस्तक। ये तो रहे पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य। अब दूसरा देखते हैं भ्रामक उद्देश्य, यानी जो नहीं है और जो कंफ्यूज करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, उसे हम देखते हैं। केवल परीक्षा पास करना, ओनली फॉर एग्जाम्स, पुस्तक का या पाठ्यपुस्तक का निर्माण ज्ञान के लिए होता है, न कि केवल नंबर लाने के लिए। विकल्प में आधार शब्द हो तो ठीक है, यानी यह परीक्षा का आधार है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य हो तो वह गलत है। दूसरा है शिक्षक का विकल्प, सब्स्टिट्यूट फॉर टीचर। पुस्तक कभी भी शिक्षक की जगह नहीं ले सकती, यह एक सहायक सामग्री है। तीसरा है ज्ञान का अंतिम स्रोत, फाइनल सोर्स ऑफ नॉलेज। पाठ्य पुस्तक में सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा शिक्षक हमेशा बाहरी दुनिया, अखबार और इंटरनेट के उदाहरणों का उपयोग करता है। रटने को बढ़ावा देना, रोट लर्निंग। आधुनिक शिक्षा NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार पुस्तक का उद्देश्य रटना नहीं बल्कि समझ विकसित करना है। कक्षा का एकमात्र साधन, बोर्ड, चार्ट और प्रयोग भी उतने ही जरूरी हैं। केवल पुस्तक को ही पढ़ाना पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा है, जो गलत मानी जाती है। तो इस तरह से भ्रामक उद्देश्य है, यानी जो कन्फ्यूजन करने वाले हैं कि यह पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है केवल परीक्षा पास करना, शिक्षक का विकल्प, ज्ञान का अंतिम स्रोत, रटने को बढ़ावा देना, कक्षा का एकमात्र साधन, ये उद्देश्य नहीं है पाठ्य पुस्तक का। अब हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं या देखते हैं कि जो शब्द सही उत्तर की ओर हमें ले जाता है उसमें क्या होता है, और जो शब्द गलत उत्तर की ओर ले जाता है उसमें क्या होता है। तो अगर मार्गदर्शक न हो तो सही उत्तर की ओर ले जा रहा है, लेकिन वहीं एकमात्र हो तो वो गलत उत्तर की ओर ले जा रहा है। सुगम बनाना हो तो सही उत्तर की ओर ले जा रहा है, रटना हो तो गलत उत्तर की ओर ले जा रहा है। स्वगति सही है और शिक्षक का विकल्प गलत उत्तर की ओर ले जा रहा है। संदर्भ, रेफरेंस सही उत्तर की ओर ले जा रहा है, लेकिन अंतिम सत्य अगर है वाक्य में तो वह गलत उत्तर की ओर ले जा रहा है। ऑप्शन में है तो गलत उत्तर की ओर ले जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 है, 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य था। तो शिक्षा पर, तो इसका उद्देश्य था, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। हम इसे विस्तार में देखते हैं और शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं और अनुच्छेद हैं उनको भी देखेंगे दोस्तों अच्छा से। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। 1813 के चार्टर अधिनियम की मुख्य बिंदु है, देखते हैं। 1 लाख की धनराशि
इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान 1813 के चार्टर अधिनियम। कंपनी का दायित्व। यह पहली बार स्वीकार किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का प्रबंधन करना ब्रिटिश सरकार यानी कंपनी का कर्तव्य है। तीसरा है ईसाई मिशनरियों को अनुमति। इसी अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धर्म और शिक्षा के प्रसार प्रचार की औपचारिक अनुमति दी। चौथा, साहित्य और विद्वानों का प्रोत्साहन। इसका एक उद्देश्य भारतीय साहित्य के पुनरुद्धार और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना भी था। तो ये रहे मुख्य बिंदु 1813 के चार्टर अधिनियम की। अब जो हमारे विकल्प थे उनका विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन ए हमारा था शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण तो बढ़ा, लेकिन मुख्य उद्देश्य प्रसार का दिखावा करना था ताकि शासन चलाने के लिए शिक्षित भारतीय मिल सके। यानी इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य तो था नियंत्रण को बढ़ावा देना, लेकिन दिखावा किसका किया? तो प्रसार का दिखावा किया। लेकिन ये डायरेक्ट उत्तर इसका नहीं हुआ। बी है अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाना। यह 1813 नहीं बल्कि 1835 के मैकाले मिनट का मुख्य उद्देश्य था। तो इसे भी याद रखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाना 1835 के मैकाले मिनट। 1813 में तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू ही हुआ था। और ऑप्शन डी था दुनिया भर में शिक्षा। यह तर्कहीन विकल्प है क्योंकि चार्टर एक्ट केवल भारत के लिए था, ना कि पूरे दुनिया के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया। 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना जोनाथन डक्कन ने किया। 1813 का चार्टर अधिनियम 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान, यहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। 1835 में मैकाले का घोषणा पत्र, अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया शिक्षा का। 1854 वुड्स डिस्पैच कहा जाता है इसे, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जिसे शिक्षा का, कौन सी शिक्षा का? तो भारतीय शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड का डिस्पैच को 1854। इन ऑप्शंस को और भी विस्तार से देखते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान। महत्व शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार या कंपनी ने अपने हाथों में ले ली। यहीं से पाश्चात्य विवाद शुरू हुआ। मैकाले का विवरण पत्र। मुख्य बिंदु क्या है? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अधोमुखी निष्पन्नन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी, ये क्या है? यानी शिक्षा उच्च वर्ग को दो, वह छनकर निम्न वर्ग तक खुद पहुंच जाएगा। यही है अधोमुखी निष्पन्नन सिद्धांत। इसका उद्देश्य था ऐसे भारतीय तैयार करना जो रंग और रक्त से भारतीय हों, लेकिन विचारों और बुद्धि से क्या हो? अंग्रेज हों। वुड का घोषणा पत्र उपाधि, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहले भी हम लोग अभी देखें। मुख्य बिंदु प्राथमिक शिक्षा
वर्नाक्युलर स्थानीय भाषा में, प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में लेकिन उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देने की सिफारिश की गई। इसका प्रभाव इसी के तहत 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। चौथा है हंटर शिक्षा आयोग। इसका मुख्य फोकस किस पर था? तो मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के सुधार और प्रसार पर। सिफारिश प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं को सौंपने की सलाह दी गई हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा। पांचवा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। गठन करजन के समय में हुआ, रेले कमीशन की सिफारिश पर। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। राष्ट्रवाद को दबाने के लिए कड़े नियम बनाए गए। छठा है सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917। मुख्य बिंदु इंटरमीडिएट यानी 12वीं को विश्वविद्यालय से अलग करने की सिफारिश। इसका महत्व, इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इसने स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के बीच स्पष्ट विभाजन किया। सातवां योजना है, यह समिति है हार्टोंग समिति 1929। फोकस शिक्षा में अवरोधन और अपव्यय को रोकना। सिफारिश केवल उन्हीं छात्रों को उच्च शिक्षा दी जाए जो इसके योग्य हों, बाकी को व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, यानी वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। आठवां है वर्धा योजना, जिसकी बात पीछे भी किए थे, 1937। प्रस्तावक महात्मा गांधी। इसे बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी कहते हैं। मुख्य बिंदु 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, हस्तशिल्प यानी क्राफ्ट आधारित शिक्षा, ताकि बच्चा आत्मनिर्भर बने। नवा है सार्जेंट आयोग 1944। लक्ष्य पिछले 40 वर्षों में भारत की शिक्षा का स्तर ब्रिटेन के बराबर लाना। सिफारिश प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और शिक्षकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण पर जोर। शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण पर जोर। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सभी जो अधिनियम थे, सभी जो समितियां थी, योजनाएं थे, उनको देख लिया। स्वतंत्रता के पहले का अब हम लोग उसका क्विक रिवीजन करते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट 1 लाख का निवेश करेगा भारतीय शिक्षा पर, यह प्रावधान था। 1835 में काले मिनट, अंग्रेजी माध्यम और छनन सिद्धांत, यानी उच्च वर्ग को शिक्षा दो, निम्न वर्ग तक अपने रिस्क पर पहुंच जाएगा। 1854 का वुड डिस्पैच, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1882 हंटर आयोग, प्राथमिक शिक्षा पर जोर। 1917 सेंडलर आयोग, 10+2+3 का ढांचा इसने दिया, यानी शुरुआती ढांचा किसने दिया? सेंडलर आयोग ने, जिसको आप नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा कर दिया गया 5+3+3+4। तो इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। और अंतिम में है 1937 का वर्धा योजना, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा। प्रश्न संख्या 26 है, कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है। किसका संकेत है? तो अनुशासनहीन छात्र का बोरियत के कारण
दोहराव के कारण बोरियत, सिखाई गई चीज़ों के बारे में भ्रम, व्याख्यान बिंदुओं का सारांश। तो सबसे जो उपयुक्त उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बोरियत, दोहराव के कारण बोरियत। इसका कारण समझेंगे। दोहराव के कारण बोरियत, बर्डन ड्यू टू रिपीटेशन। बोरियत और अनुशासनहीनता का संबंध देखते हैं। रुचि का अभाव, जब शिक्षक एक ही बात को बार बार दोहराता है या पाठ में कुछ नयापन नहीं होता तो छात्रों का ध्यान भटकने लगता है। सक्रियता की कमी, यदि छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता बना रहता है तो वह अपनी ऊर्जा को बातचीत या शोर मचाने में लगाने लगता है। चुनौती की कमी, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए यदि पाठ बहुत आसान या दोहराव वाला हो तो वे जल्दी बोर हो जाते हैं और दूसरों को परेशान करने लगते हैं। तो ये हम लोग समझ लिए कि आखिर बी हमारा उत्तर क्यों हुआ। दूसरा है अन्य विकल्पों का विश्लेषण। अनुशासनहीन छात्र, यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। आधुनिक शिक्षा मानती है कि कोई भी बच्चा जन्मजात अनुशासनहीन नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा वातावरण बनाती है। भ्रम, कन्फ्यूजन, यदि छात्र को कुछ समझ नहीं आता तो वह आमतौर पर चुप हो जाता है या असहम ना होकर क्या हो जाता है, सहम जाता है, ना कि सक्रिय रूप से शोर मचाता है। यानी उससे जो समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन है, तो वह चुप हो जाता है, चुपचाप बैठा रहता है, सहम जाता है, लेकिन शोर नहीं मचाता। शोर अक्सर तब होता है जब बच्चा विषय से कट जाता है। चौथा हमारा था डी था, सारांश नहीं। यह शिक्षण की एक कमी हो सकती है, लेकिन यह अनुशासनहीनता का मुख्य संकेत या कारण नहीं है। तो हम लोगों ने समझा कि आखिर उस ऑप्शन का उत्तर वो ही क्यों हुआ। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, और ऐसा पढ़ने से हमें बहुत ही लाभ है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एक विस्तृत पाठ्यक्रम है जो कहाँ से पूछेगा, कौन सा प्रश्न पूछेगा, ये हम लोग नहीं जान सकते, लेकिन हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे हम लोग पता लगा सकते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित ही रूप से। अनुशासन बनाए रखने के प्रभावी तरीके, तो पहला है शिक्षण में विविधता। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स जैसे चार्ट, वीडियो का उपयोग करें। छात्र सहभागिता, छात्रों से प्रश्न पूछें और उन्हें चर्चा में शामिल करें। पाठ की गति, पाठ ना तो बहुत धीमा हो और ना ही बहुत तेज हो। अब हम लोग समझते हैं कि एक शिक्षक को आखिर क्या करना चाहिए। तो पहला है लोकतांत्रिक व्यवहार, डेमोक्रेटिक बिहेवियर। छात्रों को प्रश्न पूछने और अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी देनी चाहिए। यह अनुशासनहीनता नहीं बल्कि सक्रिय अधिगम है, एक्टिव लर्निंग है। दूसरा है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल। डायग्नोस्टिक को याद रखिएगा, समस्या की पहचान कौन करता है, डायग्नोस्टिक करता है। पहले छात्रों की गलती का कारण यानी समस्या जानना,
निदान और फिर उसे सुधारना, उपचार। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, लिंकिंग विथ प्रियर नॉलेज, यानी नया पाठ शुरू करने से पहले छात्रों को जो पहले से पता है उससे जोड़ना। चौथा है व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान, यह स्वीकार करना कि हर बच्चा अलग गति से सीखता है, सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। पांचवा है त्रुटि को सीखने का हिस्सा मानना, छात्रों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें सीखने की सीढ़ी समझना, यानी गलती क्या है, सीखने की सीढ़ी है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक बार फिर से देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार करना चाहिए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान, त्रुटियों को सीखने का हिस्सा मानना चाहिए। ये तो हम लोगों ने देखा कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब देखते हैं कि एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं, और मैं सारे कंफ्यूजन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो ये वे बिंदु हैं जिन्हें अक्सर लोग सही मान लेते हैं, पर एक आदर्श शिक्षक के लिए वर्जित है, यानी मनाही है, नहीं करना चाहिए। पहला है कठोर अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कक्षा को एकदम शमशान जैसा शांत रखना अच्छा शिक्षण नहीं है, हल्की चर्चा सीखने का संकेत है। दूसरा है पाठ्यपुस्तक पर पूर्ण निर्भरता, केवल किताब में लिखा हुआ पढ़ाना गलत है, बल्कि बाहरी दुनिया के उदाहरण देना अनिवार्य है। तीसरा है तुलना करना, कंपैरिजन, देखो वो कितना होशियार है और तुम गधे हो, यह छात्र में हीन भावना पैदा करता है। कभी भी दो छात्रों की तुलना ना करें, तो ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए। चौथा है केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, जो तेज बच्चे हैं उसी पर ध्यान देना। अक्सर शिक्षक उन्हीं से सवाल पूछते हैं जो जवाब देते हैं, यह गलत है। पिछड़े छात्रों को आगे लाना असली चुनौती है। पांचवा शारीरिक दंड या अपमान, यह न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि छात्र के सीखने के रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। तो ये एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। छठा है व्याख्यान का अति प्रयोग, टू मच लेक्चरिंग, लगातार बोलते रहना और छात्रों को निष्क्रिय रखना सबसे बड़ी गलती है। तो क्या एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए? तो पहला हम लोगों ने देखा कठोर अनुशासन, दूसरा पाठ्यपुस्तक पर पूर्ण निर्भरता, तीसरा तुलना करना, चौथा केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना, पांचवा शारीरिक दंड या अपमान, और छठा व्याख्या का अति उपयोग करना। तो ये एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने जाना एक शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक को क्या करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं परिस्थिति क्या लगता है गलत, वास्तव में क्या सही है। देखते हैं। पहली स्थिति है बच्चा प्रश्न पूछे। अगर बच्चा प्रश्न पूछे उसे चुप करा देना चाहिए ताकि शोर ना हो, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, भले ही प्रश्न विषय से थोड़ा अलग हो। दूसरी स्थिति है बच्चा गलती करे, उसे तुरंत सही उत्तर बता देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जगह पर उसे संकेत देने चाहिए ताकि वह सही उत्तर खुद ढूंढ सके, खुद सही उत्तर तक पहुंच सके। तीसरा है होमवर्क, तीसरी स्थिति है होमवर्क।
बहुत सारा होमवर्क देना चाहिए ताकि बच्चा व्यस्त रहे। ये नहीं करना चाहिए। अगर हम बहुत सारे होमवर्क देते हैं तो बच्चा उसी में व्यस्त रहता है, उसको बाहरी गतिविधि करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर कम लेकिन रचनात्मक होमवर्क देना चाहिए। चौथी स्थिति है अनुशासन। शिक्षक को अधिकारवादी बॉस होना चाहिए, यानी एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक को सुविधादाता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने कंपैरिजन करके देखा और बहुत ही आसानी से समझ लिया। इसे याद करना नहीं बल्कि समझ लेना है। आगे है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है हमारा, आपके पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना नहीं, लड़कों और लड़कियों को एक बेंच साझा करवाना ये भी नहीं, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, यानी सामूहिक कार्य देना। तो ये सबसे उपयुक्त उत्तर है हमारा। पाठ में समानता की बात करना तो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर है उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी के अनुसार केवल उपदेश देना या बैठने की व्यवस्था में बदलाव करना वास्तव में सहयोग पैदा नहीं करता। वास्तविक सहयोग तब विकसित होता है जब छात्र किसी साझा लक्ष्य कॉमन गोल के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हमारे जो विकल्प हैं यानी उत्तर जो हमारा हुआ उसका कारण क्या है? तो पहला है सक्रिय भागीदारी। जब लड़के और लड़कियां मिलकर किसी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पर काम करते हैं तो वे एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानते हैं और पूर्वाग्रह दूर होते हैं। दूसरा है सामाजिक कौशल। समूह कार्य ग्रुप वर्क के दौरान छात्र बातचीत करना, समन्वय बैठाना और समस्याओं को मिलकर सुलझाना सीखते हैं। तीसरा है समान अवसर। यह तरीका दोनों लिंगों यानी स्त्री और यानी लड़के और लड़कियों को समान भूमिका निभाने का अवसर देता है, जिससे सहयोग की भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। तो ये रहे उत्तर का कारण। अब आगे हम लोग अन्य विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, उन्हें भी जानना जरूरी है। उत्तर को जानना ही है, लेकिन उस उत्तर का कारण भी जानना है, उसके ऑप्शंस क्यों नहीं हुए, अन्य जो विकल्प है वो उत्तर क्यों नहीं हुए, और उस जो अध्याय है उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट MCQ हो तो उनको भी देखना है। तो हम ऐसे चल रहे हैं दोस्तों। अन्य विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। माता पिता से चर्चा करने के लिए कहा गया था ऑप्शन ए में। यह एक बाहरी प्रयास है। कक्षा के भीतर तात्कालिक प्रभाव के लिए शिक्षक की सक्रिय भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। बी था बेंच साझा करना। यह एक भौतिक समस्या है। बिना किसी उद्देश्य के साथ बैठने से कई बार छात्र असहज महसूस कर सकते हैं या आपसी दूरी बनी रह सकती है। डी था समानता की बात करना। सिद्धांतों को केवल सुनाना उतना प्रभावी नहीं होता जितना उन्हें व्यवहार में लाना, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रश्न संख्या 28 है। शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। अन्य विकल्प भी देखते हैं। यह समस्या को अस्थायी रूप से हल नहीं करता। हाँ, ये भी सही है,
लेकिन सबसे उपयुक्त जो उत्तर है वो है ए। यह टीम वर्क को रोकता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब इसका कारण हम लोग देखते हैं। सही विकल्प ए है, अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। क्यों सही है विकल्प ए? मनोविज्ञान कहता है कि जैसे ही किसी बच्चे को सज़ा दी जाती है, उसके मन में भय, फियर, क्रोध, एंगर और अपमान, ह्यूमिलेशन जैसी अप्रिय भावनाएं पैदा होती हैं। ये भावनाएं बच्चे के सीखने की रुचि को ख़त्म कर देती है, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध को कड़वा बना देती है, बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। तो इसीलिए ये विकल्प हमारा सही है। आगे देखते हैं सजा के मनोवैज्ञानिक नुकसान। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण बनाम सजा। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सजा देने से बच्चा विद्रोही बन सकता है या उसमें हीन भावना आ सकती है। दूसरा है अस्थायी समाधान का अभाव। समस्या नहीं है दोस्तों, अस्थायी समाधान का अभाव है। सजा व्यवहार को बदलती नहीं बल्कि उसे केवल छिपाना सिखाती है। तीसरा है शिक्षक छात्र संबंध। सजा देने से शिक्षक और छात्र के बीच विश्वास खत्म हो जाता है, जो सीखने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा है। चौथा है भय आधारित अधिगम, यानी भय आधारित शिक्षा। डर के साए में बच्चा रट तो सकता है लेकिन चिंतन स्तर पर सीख नहीं सकता। तो ये रहे मनोवैज्ञानिक नुकसान सजा के। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण बनाम सजा, अस्थायी समाधान का अभाव शिक्षक छात्र संबंध को खराब करता है और भय आधारित अधिगम पैदा करता है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का रुख करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 17, इसके तहत बच्चों को शारीरिक सजा, फिजिकल पनिशमेंट या मानसिक प्रताड़ना देना कानूनन अपराध है। धारा 17 के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 की धारा 17 के तहत NCF 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यह अनुशासन के बजाय स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और सहयोगात्मक सीखने पर जोर देता है। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से देखा। अब इससे संबंधित यानी इस अध्याय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। पहला है दंड यानी पनिशमेंट किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो यह पुनर्बलन नहीं है बल्कि व्यवहार को रोकने की एक नकारात्मक विधि है। पुनर्बलन यानी जो बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा प्रश्न है यदि कोई छात्र बार बार गलती करता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सुधारात्मक रिमेडियल तरीका अपनाना और गलती के कारणों का पता लगाना। तीसरा प्रश्न है अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका। तो शिक्षक को इतना रोचक बनाना चाहिए कि छात्र स्वयं ही उसमें व्यस्त रहे, यानी शिक्षण को रोचक बनाना। शॉर्ट में इसे याद रखते हैं। पुरस्कार रिवॉर्ड व्यवहार को बढ़ाता है, अस्थाई और यह सकारात्मक है, जबकि सजा पनिशमेंट व्यवहार को दबाता है और यह अस्थाई और नकारात्मक है।
आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। इसका कारण क्या है जानते हैं। तो सही उत्तर हुआ शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। व्याख्या, यद्यपि शिक्षण की प्रक्रिया में विषय वस्तु, कंटेंट, तकनीक और छात्र का पूर्व ज्ञान सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और छात्र के बीच संबंध और अंतःक्रिया इंटरेक्शन है। सकारात्मक संबंध, यदि शिक्षक और छात्र के बीच विश्वास और सम्मान का रिश्ता है तो छात्र निडर होकर प्रश्न पूछता है और बेहतर सीखता है। सीखने का आधार, दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक, टेक्नोलॉजी या किताब भी तब तक काम नहीं करती जब तक शिक्षक छात्र को प्रेरित यानी मोटिवेट ना कर सके। NCF 2005 और मनोविज्ञान। आधुनिक शिक्षा शास्त्र मानती है कि शिक्षण केवल सूचना देना नहीं बल्कि एक सामाजिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। तो समझे दोस्तों, हमें कंटेंट बहुत ही अच्छा उपलब्ध हो, छात्रों को पूर्व ज्ञान हो, तकनीक हो, ये सब सभी हो, लेकिन अगर छात्र और एक शिक्षक के बीच अच्छे संबंध नहीं है, इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ये सब बेकार है। इसीलिए हमारा उत्तर हुआ शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध। आप इसे रोक कर आराम से देख सकते हैं, 2-3 बार समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। शिक्षण के त्रिध्रुव। प्रसिद्ध शिक्षाविद जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें पहला है शिक्षक, स्वतंत्र चर, दूसरा छात्र, आश्रित चर, तीसरा पाठ्यक्रम, मध्यम चर। मध्यम चर या मध्यस्थ चर इसे कहते हैं। इन तीनों के बीच कड़ी या संबंध ही शिक्षण को सफल बनाता है। तो इन तीनों की कड़ी अच्छे शिक्षण, प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको जल्दी देख लेते हैं। पहला है, शिक्षण की सफलता का मुख्य आधार क्या है? तो उत्तर है छात्र और शिक्षक के बीच प्रभावी संप्रेषण, कम्युनिकेशन। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक और अर्थपूर्ण बनाना। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो एक सुविधादाता और मार्गदर्शक के रूप में। चौथा प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, चेंज इन बिहेवियर। इस श्रृंखला का और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम, मोटिवेशनल अप्रोच डैश की ओर ले जाता है। तो ये विशेष से सामान्य की ओर ले जाता है। पहले हम विशेष चीज़ सीखते हैं, फिर सामान्य। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो जानकारी हमें है उस ज्ञान को जोड़ते हुए जो हमें जानकारी नहीं है, जो हमें ज्ञात नहीं है, उसके ओर ले जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। सरल से जटिल की ओर, पहले हम सरल चीज़ सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। और सबसे उपयुक्त उत्तर इसका हो गया उपरोक्त सभी, यानी सभी ऊपर के तीनों सही हैं। विशेष से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल। व्याख्या इसकी देखते हैं।
शिक्षण की प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम मोटिवेशनल अप्रोच का अर्थ है छात्र को सीखने के लिए तैयार करना। जब एक छात्र प्रेरित होता है तो शिक्षक शिक्षण के सूत्र का उपयोग करके उसे ज्ञान की ओर ले जाता है। ये तीनों जो सूत्र है वो सही है। ये सभी सूत्र यानी ABC एक सफल अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का आधार है। विशेष से सामान्य, स्पेसिफिक टू जनरल। पहले उदाहरण देना विशेष और फिर नियम यानी सामान्य बताना। यह आगमन विधि का हिस्सा है तो इसे भी याद रखेंगे। आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। ज्ञात से अज्ञात, छात्र जो पहले से जानता है उससे जोड़कर नई जानकारी जो वह नहीं जानता देना। सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। स्पेशल नहीं है, सिंपल है दोस्तों। सिंपल स्पेशल यहाँ था, स्पेसिफिक यहाँ था। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले आसान बातें समझाना और फिर धीरे धीरे कठिन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ना। तो ये रहे हम लोग ऑप्शन जो थे उनका व्याख्या किए। आगे और देखते हैं। इसके अलावा शिक्षण के जो अन्य प्रमुख सूत्र हैं, जैसे मूर्त से अमूर्त, जो सामने दिख रहा है उससे शुरुआत कर विचारों तक पहुंचना। पूर्ण से अंश, पहले पूरा पाठ या विषय समझाना फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों को पढ़ाना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, वर्तमान की चीज़ों से शुरू कर भविष्य या इतिहास की बातें करना। अनिश्चित से निश्चित, छात्र के अस्पष्ट विचारों को स्पष्ट और सटीक ज्ञान में बदलना। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन के महत्वपूर्ण फैक्ट। स्किनर, BF स्किनर, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार तो आंतरिक, जब छात्र अपनी खुशी और जिज्ञासा के लिए पढ़ता है तो इसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। दूसरा है बाहरी प्रेरणा, जब छात्र पुरस्कार, अंक या सजा के डर से पढ़ता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला है ज्ञात से अज्ञात सूत्र का सबसे अच्छा उदाहरण किस समय होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ की शुरुआत या प्रस्तावना करते समय। दूसरा प्रश्न है आगमन विधि किस सूत्र पर आधारित है? तो विशेष से सामान्य की ओर और सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि। प्रश्न संख्या 3 है, एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन चुनौती क्या है? उत्तर है छात्र की रुचि, इंटरेस्ट को अंत तक बनाए रखना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न विस्तार पूर्वक देखे और यह पार्ट 3 था। पार्ट 4 जल्द ही आने वाला है, तो आप बने रहिएगा। धन्यवाद।